आज जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं वो काफी लंबे समय से इस विषय को लेकर बात हो रही है, और वो बात है राजनीति में परिवारवाद को लेकर। संसदीय दल की बैठक हुई भाजपा की, और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जिन भी नेताओं के बेटों के टिकट कटे हैं पिछले चुनावों में, वो उनकी वजह से कटे हैं, यानी कि पीएम मोदी ने खुद काटे हैं। क्या इसे सिर्फ शुरुआत भर माना जाए, और ये शुरुआत क्या दूसरी राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती के तौर पर मानी जाएगी? इसमें एक और नई परिभाषा देखने को मिल रही है कि परिवारवाद का मतलब क्या परिवारवाद सिर्फ राजनीति में, या फिर राजनीति में रहते हुए बिना किसी योग्यता के दूसरे गैर राजनीतिक पदों पर बिठाना, क्या उसे भी परिवारवाद का हिस्सा माना जाएगा राजनीति का फायदा उठाते हुए? इन विषयों को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर भाजपा से मदन राठौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर रामनारायण मीणा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवारवाद को लेकर जब भी बीजेपी आरोप लगाती है या कोई बात कहती है तो सबसे पहले निशाने पर कांग्रेस होती है। और हाल ही में इस विषय से जुड़ता हुआ विषय जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी गैर गांधी परिवार सदस्य को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब इस परिवारवाद से इसको निजात मिलनी चाहिए। आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय दल की बैठक रही, उसमें जो बात कहनी की थी कि सारे टिकट उन्होंने काटे हैं, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे देश का, हम उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि यदि किसी अयोग्य व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जो कम पढ़ा लिखा हो, आज वो कला संस्कृति मंत्री है, नाम आप जानते हो, किस योग्यता से प्रधानमंत्री ने को बनाया? परिवारवाद वहां है जहां पर साइकिल पे चलने वाला आदमी कार पे चल रहा है। गुजरात में जाके देख लो, पुरानी बातें क्यों याद करते हो आप? ये परिवारवाद हुआ। आज कोटा में जाके देख लो क्या स्थिति है, किसकी क्या स्थिति है। कौन आपके पास मिलने आते थे तो टूटे स्कूटर पे आते थे, आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। तो परिवारवाद का मतलब राजनीति का नाम लेकर के गांधी परिवार के ऊपर अटैक करना। गांधी परिवार के ऊपर अटैक मतलब नेहरू जी के ऊपर करो। जिस नेहरू जी ने देश को बढ़ाया, बिना संसाधनों के बनाया, हम तो किसान हमारे को नहर का पानी दिया, आज उसी की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए ये परिवार वाली भाषा मोदी जी इसको परिभाषित करें कि एक ही परिवार से इतना मोह क्यों है। और राम का नाम लेंगे तो ऋण होंगे, वो वहाँ भगवान शंकर के यहाँ जाते दर्शन करने, उससे होंगे। भगवान का नाम लें, वो तो धर्म के नाम पे जीत के आते हैं, फिर व्यक्तियों को क्यों वो प्रताड़ित करने की बात करते हैं। इसलिए परिवारवाद सबसे ज्यादा उन्होंने चला रखा है। उत्तर प्रदेश में जाओ, आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके परिवार के कितने कहाँ बैठे हुए हैं। आप राजस्थान में भी देख लो, पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार का आदमी है। इसलिए एक चीज कहना अलग। फिर मदन राठौड़ का टिकट क्यों काटा उन्होंने? ये कौन से परिवारवाद में है? ये भी उन्होंने काटा, जो टिकट कटे जो उन्होंने काटे उनके खाते में गए। ऐसा लर्नेड आदमी, सिंसियर आदमी, वर्कर आदमी जिसको जनता चाहती है, क्यों काटा भाई? तो परिवारवाद किसको कहते हैं, ये परिभाषा हमारे समझ में नहीं आई। हम नरेंद्र मोदी से ज्यादा उम्र के हैं, इसलिए इतनी बात कहेंगे, नहीं तो कहने की आवश्यकता भी नहीं है। जी साहब। राठौड़ साहब, आपने सुना अभी रामनारायण मीणा जी को, लेकिन ये परिवारवाद सिर्फ हो सकता है आपके निशाने पर जो बड़ा राष्ट्रीय दल है जो आपके सामने चुनौती के तौर पर कांग्रेस हो सकता है, लेकिन आप नहीं मानते कि ये परिवारवाद को लेकर निशाना तो साधा जा रहा है, लेकिन बीजेपी में भी एक पूरी फहरिस्त है परिवारवाद को लेकर जिन पर आरोप लगाया जा सकता है? देखिए, परिवार की आवाज कैसे आती है? जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, आवाज आ रही है पीछे से आ रही है, इसलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब मैं बोलूं? जी बोलिए सर। हाँ, देखिए, कई ऐसी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, केवल कांग्रेस ही नहीं है, डीएमके, एडीएमके, बीएसपी, एसपी, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम, राष्ट्रीय, आरजेडी, एनसीपी, टीएमसी, आप, अकाली दल, शिवसेना, इन लोग ऐसे कई पार्टियां हैं। कोई एक पार्टी की बात नहीं है जो केवल अपने परिवार तक सीमित है, उससे बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। सारा जो कुछ भी सोच वगैरह जो उनकी है, वो परिवार को लाभ देने के लिए, लाभ दिलाने के निमित्त ही वो पार्टी खड़ी हुई है। और जैसा कि अभी रामनारायण जी मीणा साहब ने कहा, देखिए, आपने केवल कांग्रेस पे आरोप नहीं लगाया था, लेकिन कांग्रेस ने भी ये बात मान ली
कि हम पर ये आरोप लग रहा है, कहीं भी परिवारवाद की बात होती है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता यही समझता है कि हमको ही और संकेत दिया गया है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताऊं, पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, इसमें कहां से हुए? दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कोई एक परिवार नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, एक परिवार नहीं था। आप देखिए अपने ठाकरे जी, कुशाभाऊ, उसके बाद में जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, अमित शाह जी और अभी नड्डा जी, तो ये कोई एक परिवार के तो है नहीं, योग्यता के आधार पर हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, उसमें एक बात कही थी कि पार्टी फॉर एंड बाई फैमिली नहीं होना चाहिए। पार्टी फॉर फैमिली बाई फैमिली ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये देखिए योग्यता के आधार पर, यदि उसने ऐसा कोई गुण प्राप्त किया है, ऐसी योग्यता प्राप्त की है, वो देश को दिशा दे सकता है, अपने संस्कारों से जन सेवा कर सकता है, तो उस व्यक्ति को राजनीति में आने से परहेज नहीं है। इस बात को भी कहा। मैं तो रामनारायण जी मीणा साहब बहुत अनुभवी है, मैं देखिए मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये अपोजिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन डे जो उसका बाइकआउट क्यों, क्या जरूरत थी उसका बाइकआउट करने की? उसकी बात कही गई थी कि एक परिवार पर आप मत रहिए, आप योग्य कांग्रेस के अंदर गुलाम नबी आजाद आ जाए, किस बात की चिंता, कपिल सिब्बल आ जाए, कहाँ दिक्कत है? अभी जो भी आ रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत को बना लो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं नए नए लोगों का अवसर मिलना चाहिए? क्यों बार बार घूम फिर करके और उस परिवार को ही और आगे लाने की बात कर रहे हैं? और कुछ एक बात और है, विशेष रूप से मीणा साहब भी इस बात को मानेंगे कि अशोक गहलोत जी जैसे नेता वो उस मतलब गांधी परिवार को ढाल बनाकर, ऐसे कई नेता हैं हिंदुस्तान में, केवल गहलोत साहब ही नहीं है, कई ऐसा नेता हैं कि कहीं मेरे पर दूसरा आक्रामक नहीं बन जाए, इसलिए ये यदि परिवार ऊपर बैठा रहा और अंकुश इसका डिक्टेटरशिप इसकी चलती रही तो शायद ये हमारे यहाँ डिसिप्लिन मेंटेन कर देगा। विद इन द पार्टी इनके कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहां ऊपर से निर्देश जारी किए जाते हैं। एक तो ये बात ठीक नहीं है। दूसरा, परिवार को निश्चित रूप से केवल एक परिवार को बार बार अवसर दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है। नई योग्यता के आधार पर कोई भी आए उसको अवसर मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों का आपको उदाहरण दिया, देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार, प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार बने, या विभिन्न राज्यों में जो भी हमारे मुख्यमंत्री बने या मंत्रिमंडल में जो आए, वो किसी एक परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं है, और न उनकी निष्ठा है केवल एक परिवार के प्रति है। निष्ठा है नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, पार्टी सेकेंड, फैमिली थर्ड, परिवार तीसरा, राष्ट्रीय प्रथम, पार्टी नंबर 2, उसके बाद मैं पहले नहीं है। अन्य पार्टियों में ऐसा है कि मैं प्रथम और बाकी बातें गौण हो जाती है, यह ठीक बात नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व तो जरूरी चाहिए। श्याम जी, आपके पास लौटना चाहिए, आपको क्या लगता है ये शुरुआत भर माना जाए इसे? क्योंकि इससे पहले भी परिवारवाद को लेकर कई तरह की बातें तो हुई हैं, लेकिन पहल करने को कोई राजी नहीं है। क्या इसे प्रधानमंत्री की तरफ से इसे एक पहल माना जाए, और क्या इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है? और आपको क्या लगता है ये शुरुआत कहीं किसी परिणाम तक पहुंच पाएगी? दूसरे जो राजनीतिक दल है इसे अपना पाएंगे, या फिर मोह अभी भी नहीं छोड़ा जाएगा? देखिए प्रभात जी, प्रधानमंत्री कह रहे थे, प्रधानमंत्री के निश्चित रूप से वो कह सकते हैं क्योंकि उनके परिवारवाद है ही नहीं। वो तो परिवारवाद की स्थिति इसलिए कहेंगे उनके है ही नहीं परिवार, क्योंकि परिवार छोड़ के बैठे हुए हो। जिसके परिवार है वो तो परिवार की बात करेगा। जो आज संसदीय बोर्ड की बैठक हो रही थी, जेपी नड्डा ले लो, अमित शाह ले लो, राजनाथ सिंह ले लो, सबके परिवार हैं, सबके पुत्र तैयार हैं। कुछ तो जीत के भी आए और कुछ आने वाले भविष्य में जीत के भी आएंगे। अब अगर बीजेपी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि परिवारवाद से जातिवाद बढ़ती है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि माधवराव सिंधिया के पुत्र को लिया, उनकी 3 बुआएं, वो भी राजनीति में है, सक्रिय रूप से है, सबको टिकट भी अगली पीढ़ी है, सब जीत के आए, और आगे वाली पीढ़ी भी है साथ में। अब मदन जी कह रहे हैं कि बहुत सारे परिवार में आपने ऐसे कांग्रेस के परिवार के लड़कों को लिया जो कि जीतते हैं भी आपके। वो क्यों लिया? आपको पता है कि राजनीति में
जीत सुनिश्चित करने के लिए परिवारवाद अगर आता है काम में तो उसको लेना चाहिए। अगर परिवारवाद बदनामी देता है और ये कहता है कि भाई जीतते भी नहीं है और परिवारवाद भी अपनाते, उसको छोड़ दो। ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप अच्छी चीज को अपनाना चाहते हो, इसलिए अपनाना चाहते हो कि विपक्ष के कई दल ऐसे हैं जो परिवार में से निकले हैं। ये बात सही है, इसमें दो राय नहीं है। इस देश की राजनीति में आप देखिएगा कि अगर यूपी को ले लें, यूपी में कई परिवार ऐसे हैं जो स्थापित है, उनको आप निकाल नहीं सकते, उसके बिना पार्टी नहीं है। ये बात सही है। जैसे सपा में थे मुलायम सिंह थे, आज उनके लड़के संभाल रहे या उनके परिवार पूरा संभालता है, बहुत सारे चुनाव लड़ते हैं। आरजेडी में लालू प्रसाद थे, उनके लड़के को संभाल रहे। अब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के बाद कौन संभालेगा कुछ पता नहीं। अब बहुत सारे आप देखिए नाम बीएसपी वाले भी हैं, आपके अकाली दल भी बाहर हो गया। तो परिवार के कारण राजनीति दूषित होती है और इसके कारण जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। तो प्रधानमंत्री जी की सीख सबको माननी चाहिए और इस पे खरा उतरना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को अभी, क्योंकि उन्होंने संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कह तो दिया और उन्होंने ये कहा कि सांसदों को मैं कहता हूं कि टिकट मैंने काटा है। अब सांसद कौन पूछने जाएगा कि मेरे बेटे का टिकट क्यों कटा, क्योंकि उनको पता है कि मैं पूछने जाऊंगा तो 2024 में तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा चुनाव, क्योंकि टिकट देने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर्दे के पीछे कुछ छिपी हुई हैं, उसको उजागर करने के लिए। लेकिन एक नैतिकता के आधार पर एक अगर स्वच्छ राजनीति अगर शुरुआत होती है तो इसको अपनाना चाहिए। अब देखिएगा कि गांधी परिवार अगर कहेंगे तो गांधी परिवार में से सारे चुनाव तो लड़ते नहीं है। अब प्रियंका ने चुनाव लड़ा ही नहीं, राजनीति काफी टाइम से कर रही है। अब उनका परिवार, क्योंकि अब सोनिया जी भी खुद भी रिटायर हो जाएंगी, अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी दो लड़ेंगे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। तो ये परिवार तो देखिएगा कि मजबूरी है कांग्रेस की, मजबूरी इसलिए कि एकता को बनाए रखने के लिए इन लोगों को लाना पड़ता है और बाकी के लोग एकता के पहले देखिएगा, पहले टूटन हुई, तिवारी कांग्रेस अलग हो गई, आपके उधर महाराष्ट्र वाले अलग चले गए। तो ये सारी चीजें टूटन होने के बाद फिर आप देखिएगा कि एनसीपी बन गई। और आप देखिएगा आज की स्थिति में यदि कांग्रेस में परिवारवाद के कारण कुछ टूटन होती है या कुछ अलग स्थिति बनती है तो बात अलग है, लेकिन इस परिवार को कांग्रेस अलग नहीं कर सकती। उसका कारण है कि एकता के सूत्र में बंधे रहने का इनके पास एक ही सूत्र है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए, नहीं तो एकता का सूत्र नहीं बना रहेगा। तो इसलिए कांग्रेस लोगों की मजबूरी भी है कोई, और वो कि उनकी ताकत के आगे कोई बोल भी नहीं सकता। कुछ लोग होंगे जी, लेकिन इसमें एक बात है कि अब अभी तक भी जो कमान रही कांग्रेस की, जो कमान रही है कांग्रेस गांधी परिवार के पास रही है, उसके बावजूद इतनी टूटन अगर हो चुकी है तो जब परिवार के पास रही कमान, उसके बावजूद अगर टूटन हो रही है तो आगे इसको कैसे सुनिश्चित किया जाए। खैर, मैं रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आज किसी से बात हो रही थी इसी विषय को लेकर, जो अनौपचारिक चर्चा में ये बात आई कि जो शुरुआत है परिवारवाद की वो शुरू ही कांग्रेस से हुई है। 1953 में जब सरदार पटेल का निधन हो गया था, 53 या 54 की बात है, तो जो नेहरू जी हैं उन्होंने उनकी बेटी को उनकी जगह पर टिकट दिया, उनका प्रतिनिधित्व एक तरह से उनके कमान सौंपी। परिवारवाद की शुरुआत वहीं से हो गई और ये अब दूसरी जो राजनीतिक दल थे उन्होंने इसलिए अपना लिया तो क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनके पास से ये पूरी ताकत चली जाती है, पार्टी की ताकत चली जाती है, तो वो उनका राजनीतिक भविष्य एक तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब इसमें जो सोचने की जरूरत है, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं थोड़ा सा एक अलग स्तर पर जाके आपसे सवाल का जवाब चाहूंगा। अब जो हम सोच रहे हैं कि ताकत चली जाएगी, ये राजनीति में भविष्य खत्म हो जाएगा, या फिर हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम कैसे सुनिश्चित करें, ये कई ऐसे सवाल है जिनमें हमको इन सवालों से हटकर सोचना होगा। क्योंकि राजनीतिक भविष्य या फिर अपनी आने वाली पीढ़ी का सिर्फ राजनीतिक भविष्य ही क्यों सोचा जाए, उसको और भी तो क्षेत्र है जाने के लिए, उसे राजनीति में ही क्यों लाया जाता है? क्योंकि उनके लिए सबसे सेफ जोन होता है, उनको पता है कि राजनीति में हमारा अनुभव है, इनको जल्दी आगे बढ़ा देगा। अगर जीरो ही है, वो उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं आता, तो भी हम पुश करके उसका कम से कम भविष्य तो सुरक्षित कर देंगे। ये एक बड़ा कारण है। जी देखिए, कथित करने में अंतर है, और चूंकि जब महत्वपूर्ण व्यक्ति बोलता है, देश के प्रधानमंत्री जैसा बोलता है, तो निश्चित तौर पर चर्चा में आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा अभी बताया सिंधिया जी के बारे में, उसकी 3 बुआएं हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, बुआ का लड़का है जो भाई लगता है, तो 5 आदमी एक ही परिवार से हैं।
तो ये इस तरह की बातें बीजेपी में ज्यादा है। यहाँ केवल दोनों बहन भाइयों के खिलाफ टारगेट बना करके ज्यादा और कम का पैमाना तो अगर हम करने बैठे तो फिर ये बात खत्म कब होगी? ये बिल्कुल खत्म क्यों नहीं होती? ज्यादा और कम से क्या मतलब? उधर ज्यादा है, मेरे में कम है, तो ये हम इस पर ये उनका नहीं है। आप देखिए साहब, उनका नहीं है प्रश्न, प्रश्न हमारा है। हम कांग्रेस को इकट्ठी रखना चाहते हैं। जो G23 है उनमें से एक भी लीडर है क्या जो संभाल लेगा, कांग्रेस को एकजुट रख लेगा? हमें बीजेपी के हथकंडों से बच करके देश को आगे बढ़ाना है, रेल की बिकी हुई पटरियां वापस लाना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, और जिसे करप्शन और घोटाले हुए हैं नोटबंदी में, इसमें उनको ठीक करना है। आज देखिए, जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चली थी, पूरा पैसा भारत सरकार से आता था, आज 50-50 का रेशो कर दिया, फिर कहते हैं भारत सरकार से दे रहे। ये जो लफाजी बातें हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित है तो गूगल का उठा करके सर्च करिए, चीन ने अरुणाचल में गाँव कैसे बसा लिया। तो हम इन चीजों को देश हित में, देश के इंटरेस्ट में हम इनको ठीक करना चाहते हैं, इसलिए हम कांग्रेस संगठित रखना चाहते हैं। और निश्चित तौर पे कांग्रेस वापस उभरेगी और देश संगठित रहेगा, देश का वर्चस्व वापस बढ़ेगा। जी साहब। लेकिन अभी तक जो नुकसान हो रहा है, कांग्रेस तक जो नुकसान हुआ है, फिर वो किसके माथे? राज्यों में सिमटती जा रही है किस? अब तक जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, राज्य कम होते जा रहे हैं, ज्यादातर राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलते जा रहे हैं, ये इसी नेतृत्व में हो रहा है। तो क्या हाथ का ठीकरा भी फिर इसी नेतृत्व को नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस ने शब्दबाग नहीं दिखाया है, इसमें नेतृत्व का कोई दोष नहीं है। इसमें जो सामने पार्टी है वो देश को आगे बढ़ा रही है। हम नवयुवक हैं, बेरोजगार लोग हैं, देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? हमारे तो नौकरियां गई, देश आगे कहाँ बढ़ रहा है? आप कहते हो गौ माता का संरक्षण होना चाहिए, तो फिर 4-4 मंत्री खुलेआम क्यों कहते हैं हम तो उसका लजीज मांस लगता है? ये इस तरह की चीजें करके उस चीज को घोड़ मथान करके देश की जनता आखिर में कहां तक बगलाएगी? अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, मैं आज भी आप सुनिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के तौर पर बीजेपी कुछ भी करेगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस का तो ये फर्ज बनता है ना कि मजबूत विपक्ष के तौर पर तो कम से कम रहे। उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्ष नहीं रहा, वहां पर चौथे या 5वें नंबर पर चली गई कांग्रेस। उसी नेतृत्व में जिस परिवार की बात करते हैं कि परिवार के पास ही कमान रहनी चाहिए, उसी नेतृत्व में अगर उत्तर प्रदेश में यह हाल हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देश प्रथम वाली बात जो बीजेपी कहती है उसको एक तरह से थोड़ा सा निचले स्तर पर लेकर आ गई है कांग्रेस? देश प्रथम अगर होता तो नेतृत्व परिवर्तन करने से अगर मजबूत विपक्ष बनता है या सत्ता में वापस लौटने की बात होती है तो उसको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये हमारी सोच का सवाल है। ऐसे लोग एडवाइजर रहेंगे बड़े नेताओं के जो अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए, तो हमें उस सोच को बदलना पड़ेगा, अच्छे लोगों को साथ देना पड़ेगा। राजीव गांधी तक जमीन के कार्यकर्ता तक उनकी पहचान थी, इंदिरा जी हमारे को सीधी बोलती थी, कोई पास की जरूरत नहीं थी। ऐसे कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं ले रहे? आज हम यहाँ बैठे हैं, वहां क्या हो रहा है? आप मेरे पड़ोस के आदमी हैं, एक ही जाति को आज 5 हमारे एक जाति के कांग्रेस को समर्थन देने वाले हैं, 5 के 5 मंत्री, 2 निर्दलीय है, एक दूसरी पार्टी का, 3 जो है, एक निर्दलीय है, 3 जो है कांग्रेस के, एक ही जाति के 5 के 5 मंत्री है। तो ये सोच जो है ये हमारे लीडर्स को बदलना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीनियर लोग बैठे हैं, जूनियर आगे, किस दबाव में आगे, ये दबाव हमें खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस को मजबूत नहीं बनाएंगे तो बीजेपी में हठधर्मता आ जाएगी। उस हठधर्मता को ठीक करने के लिए, उसको हठधर्मता को कमजोर करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर सेंट्रल लीडरशिप कल की मीटिंग के बाद में मंथन कर रही है और कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से कार्यकर्ताओं से ज्वलंत संपर्क हो, ये चीजें आपको थोड़ी दिनों बाद देखने को मिलेगी। चलिए, हो सकता है जयपुर में उसकी जमीन तैयार हो, चिंतन शिविर में हो सकता है। चलिए राठौर साहब, आपने सुना अभी, फिलहाल मुझे लगता है कि बीजेपी को हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि शुरुआत की और बुराई मोल लेकर अगर कोई ये बात कहता है कि हाँ मैंने टिकट काटे हैं, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन ये एक संकेत है आने वाले वक्त के लिए कि अगर अब कोई मांग करेगा तो उसे पहले 100 बार सोचना होगा। हो सकता है कि मांग तो की जाए, लेकिन अब तक जो स्टैंड रहा है बीजेपी का या फिर प्रधानमंत्री मोदी का, वही स्टैंड आगे भी रहे। लेकिन इस शुरुआत को एक नजीर के तौर पर कैसे पेश किया जाए? आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अभी एक और कदम आगे बढ़कर उन सभी टिकटों को आने वाले वक्त के लिए एक नियमावली बनाकर या फिर एक पूरा प्रपोजल देकर ये तय कर देना चाहिए कि इसे बिल्कुल नियमावली में शामिल कर लिया जाए, ये सिद्धांत बन जाए कि एक परिवार का जो एक सदस्य है वो अगले 20 साल तक उसकी पीढ़ी का दूसरा सदस्य टिकट का हकदार नहीं होगा? देखिए,
वैसे तो एक बात मैं कुछ हद तक रामनारायण जी की बात से मैं सहमत हूं कि कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो कांग्रेस को, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष मजबूत होना चाहिए, आज विपक्ष बिल्कुल नकारा है, समाप्त प्राय है। तो कांग्रेस नकारा क्यों नहीं है, नहीं, कमजोर है। नकारा नहीं है, कमजोर है। हाँ हाँ कुछ नहीं, शब्द प्रयोग आप वाली बात मान लेता हूँ, कमजोर है। तो मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। आज जब वो सक्षम है, योग्य है, तो उसको उसकी सिफारिश करो ना, बताओ ना ऊपर नेताओं को, क्यों गांधी परिवार लेकर के बैठे हो। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे अभी श्याम सुंदर जी ने कहा कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। देखिए, मोदी जी का परिवार वैसे तो पूरा राष्ट्र है, लेकिन सोमाबाई मोदी है, सगे भाई हैं, प्रहलाद भाई मोदी हैं, सगा भाई है जो, और तीसरा पंकज मोदी है, ये तीनों सगे भाई हैं और बहनें हैं। कोई वो उनको आगे नहीं ला रहे हैं, वो नहीं, वो कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पर आओ ना, करो कंपटीशन करो, योग्यता होगी तो अपने आप आपको अवसर मिलेगा। इसलिए एक तो बात ये रही। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करूं, आपने मेरे से सवाल किया था कि क्या इसको एक नजीर माना जाए आगे के लिए, तो उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये बात तो सही है कि केवल पुत्र होने के नाते या पत्नी होने के नाते अधिकारी नहीं है, योग्यता के आधार पर अधिकारी बनेगा। वो योग्यता यदि उसमें है तो निश्चित रूप से उसको अवसर दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बराबर का है, योग्य है, वैज्ञानिक है, विद्वान है, और हम उसकी उस विद्वता का फायदा जनता को नहीं मिले और हम उसको नकार दें, ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से उसका अवसर मिलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता है। हाँ, योग्यता यदि नहीं है, केवल परिवार से रिश्ता है, खून का रिश्ता है, इसलिए अवसर मिले, इसको नकारा गया है। ये बात मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। जी श्याम जी, जो अलग दूसरे राजनीतिक दल हैं, चाहे हम बीजेपी के अलावा अगर हम बात करें, सपा की बात करें, आरजेडी की बात करें, इन सब में भी इसी तरह की चीज आई है। अब क्या लगता है आपको, ये तो राजनीतिक स्तर पर जो कोशिशें की जा रही है वो अपनी तरफ ठीक है, लेकिन अब चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, अगर हम राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर देखें, वहां पर भी आपको क्या लगता है कि संशोधन की एक ऐसी बड़ी जरूरत है? अगर वहां से किसी चीज को कानून का हिस्सा बना लिया जाता है, तो उसके बाद अब ये कितना संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उसको लेकर एक अलग चर्चा या बहस हो सकती है, लेकिन अगर वहां से कोई शुरुआत, किसी तरह का कदम बढ़ाया जाता है, तो ये निश्चित तौर पर जो बीजेपी सोचती है, जो दूसरे राजनीतिक दल सिर्फ सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, वो अंजाम तक पहुंच पाएगी उस रास्ते से। देखिए प्रभात जी, चुनाव आयोग या कानून तो बन नहीं सकता कि किसी का पुत्र चुनाव लड़के जीत नहीं सकता, ये कानूनी प्रावधान नहीं हो सकता। ये तो व्यक्तिगत रूप से या पार्टी में ही तय हो सकता है कि भाई किसी का पुत्र को देंगे नहीं, लेकिन पुत्र हावी है और लेके जाता है ना टिकट आपके सामने। और अब राजस्थान में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। देखिएगा, वसुंधरा जी और उनके पुत्र दोनों ही लड़ते चुनाव, अब उनको रोकेंगे क्या? ये मालूम पड़ेगा। चुनाव आ रहा है अभी कुछ दिन बाद कि वसुंधरा जी को टिकट मिलेगा, विधायक का, उनके पुत्र को एमपी का टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सामने आएगा। राजेंद्र राठौड़ है, राजेंद्र राठौड़ के पुत्र भी तैयार है, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा अभी सामने आएगा बात। अब देखिएगा, उसके अलावा अगर मैं और भी बात करूं, अब देखिएगा चूरू से उनके पिता लड़ते थे, सांसद थे, अब उनके पुत्र हैं, उनकी माताजी को भी बना दिया था, मेंबर बनाया, अभी किसी आयोग का बनाया था। उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी ने उन्हीं को, पीडीओ को टिकट दिए हैं। देखिए उपचुनाव में तो पुत्रों को उनको दिया ही कुछ को, तो और किसी ने दिया भी नहीं, किसी ने दिया, किसी ने नहीं भी दिया। तो ये विवाद का विषय रहेगा और प्रधानमंत्री जी इसको कठोर तरीके से लागू करना चाहेंगे तो हो सकता है कुछ चीजें लागू होगी, कुछ नहीं होगी। क्योंकि देखिएगा, अब राजनाथ सिंह जी के पुत्र को दिया, वो टिकट जीत के भी आए। मदद जी बता देंगे जीत के आए नहीं आए, मुझे नहीं पता, जीत के तो आए हो। तो ऐसी स्थिति में जीत के आया 1,85,000 वोटों से। अब आप बताइए ना, फिर आप परिवारवाद में जहां टिकट नहीं देना हो, काटना हो तो मैंने काटा है, और जहां देना हो जितवाना हो तो वहां जितवाया। तो ये सब चीजें चलती है। देखिए आप देखिए, ये सब चीजें चलती है। दिखावा और करना, कहना अलग बात है, जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। यदि योग्यता कैसी होती है? योग्यता तो ये होती है कि जिस परिवार में पैसा भी है और बाप अगर ठीक ठाक चलता है तो कहता है पुत्र इससे बढ़िया तो नौकरी होती ही नहीं है, क्योंकि नौकरी करने वाला आपके अधीन हो जाता है। अगर मंत्री बन जाता है या आगे वो मिल जाता है
तो एक बहुत बड़ी चांस अलग अलग तरह का बनते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर प्रधानमंत्री जी संसदीय बोर्ड में तय कर देते हैं कि अब पुत्रों को नहीं मिलेगा और उसको लागू करने की कोशिश तरीके से होती है, तो राजनीति में हो सकता हो कि नया उदय हो, नई चीज आ जाए सामने। लेकिन पुत्रों का शासन कल भी था और आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा, उसमें दो राय नहीं है। पुत्र ही निर्णय करते हैं मंत्रियों के तो ज्यादा करके, क्योंकि मंत्री तो अपने काम में रहते हैं, वो अपने काम में रहते हैं। तो आप देखिएगा कालीचरण शराब का तो जी, लेकिन बिल्कुल सही है। लेकिन कम से कम एक स्तर पर बातचीत तो शुरू हुई, और अगर प्रधानमंत्री अपने लेवल पर किसी तरह की शुरुआत करते, चाहे अपने राजनीतिक स्तर पर अपने ही राजनीतिक दल में ये शुरुआत करें और खुद ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर किसी का टिकट कटा है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, यानी कि वो आने वाले वक्त के लिए भी ये कहना चाहते हैं कि आगे बढ़कर कोई टिकट ही ना मांगे क्योंकि कटने का डर रहेगा। लेकिन दूसरे राजनीतिक दल क्या इसे एक शुरुआत के तौर पर लेते हैं और कितना इसको अपने राजनीतिक दल की नियमावली में या फिर अपने राजनीतिक दलों में जो टिकट वितरण को लेकर बातें होती हैं, जो पैमाने तय किए जाते हैं, उसमें इसको आधार बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन श्याम जी, आपने सही कहा कि पुत्र मोह इतना बड़ा मोह होता है कि उसमें सारी चीजों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। धृतराष्ट्र इसका एक मात्र उदाहरण नहीं है। आज की राजनीति में ऐसे कई धृतराष्ट्र बैठे हैं जो अपनी इस बात को साबित भी करते रहे हैं कि पुत्र मुंह सबसे ऊपर है। खैर, परिवारवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है अगर हम राजनीति की शुचिता की बात करते हैं। ये सबसे बड़ी शुरुआत होगी अगर हमको राजनीति को शुद्ध करना है, और हर व्यक्ति को बराबरी का मौका देने की बात अगर हम करते हैं तो उसे साबित करने के लिए भी सबसे पहला कदम इस तरफ ही बढ़ाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।